नमस्कार साथियों, ज्ञान में विद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद पाल सिंह दोहरा। आज हम बात करेंगे जो पतंजलि योग सूत्र है, महर्षि पतंजलि ने लिखे हैं, उनके ऊपर तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के 195 श्लोक दिए गए हैं जिनमें की चर्चा की गई है, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले अपन जो योग का स्वरूप है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। योग शब्द युज धातु से बना है। योग शब्द है वो युज धातु से मिलकर के बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है जोड़ना। विद्वानों ने इसे अनेक अर्थों में व्याख्यात किया है। इसके अनेक प्रकार की व्याख्या की गई है, अनेक प्रकार की परिभाषा दी गई है। जो महर्षि पतंजलि है, इन्होंने इसे चित्त वृत्ति निरोध के रूप में स्वीकार किया है। जो महर्षि पतंजलि है, उन्होंने जो योग की परिभाषा दी वो है चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। पतंजलि योग के यदि सारे सूत्रों का निचोड़ निकाला जाए तो 3 सूत्रों में पूरा सार निकल जाता है। यदि अगर पूरा पतंजलि योग सूत्र पढ़े तो मात्र 3 जो सूत्र हैं उसके अंदर पूरा का पूरा योग समझ में आ जाता है। योग है चित्त वृत्ति निरोध, जिसके लिए क्या अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। अभ्यास, उसका अभ्यास करता रहना चाहिए। वैराग्य, जो अटैचमेंट है उससे दूर होना, अटैचमेंट से हटना, किसी प्रकार का आपको लगाव है उससे दूरी बना के। तत्पश्चात दृष्ट अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। जो श्लोक है तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान, जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप के अंदर मूल स्वरूप में स्थित हो जाने क्या कहलाता है योग। इन 3 सूत्रों के आगे या पीछे योग से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारी सूत्रों में उपलब्ध है। इन 3 सूत्रों के अलावा जो बाकी 192 जो सूत्र हैं उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, मार्ग बताए गए हैं, साधन हैं, और जो अलग अलग प्रकार के से इसमें अपने को क्रिया योग की चर्चा मिलती है, प्रणव की चर्चा मिलती है, और अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। विभिन्न प्रकार के जो यम नियम है उनसे जो प्राप्त शक्तियां हैं वो बताई गई है, और जो ये अपना प्राणायाम के ऊपर चर्चा मिलती है, कितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं, इन सब के ऊपर अपने को विभिन्न सूत्रों में वर्णन देखने को मिलता है। अतः सबसे पहले योग को उसके विस्तार से स्वरूप को समझना आवश्यक है। अगर व्यक्ति जब योग पढ़ता है तो उसका अगर वास्तविक जो मूल स्वरूप है वो अगर यथार्थ समझ लेता है तो उसके लिए आगे का जो अध्ययन है वो कठिन नहीं रहता। तो आइए अपन शुरू करते हैं। जो महर्षि पतंजलि के अनुसार जो योग की परिभाषा है उससे महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा देते हुए कहा है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग कहलाता है। चित्त की बहिर्मुखी वृत्ति, जो व्यक्ति का जो चित्त होता है उस चित्त को जो बाहरी विषय है, जो आपका चित्त बाहर के विषयों की तरफ आकर्षित होता है और जो बाहरी विषयों के भोगों में लिप्त रहता है, तो उनसे दूरी बनाना, उनसे उन वृत्तियों को वापस मोड़ना अपनी तरफ, यही चित्त वृत्ति है। अर्थात अपने विषयों से अंतर्मुखी करना, अर्थात अपने कार्य चित्त में लगाना ही योग है। जो बाहर की तरफ जो विषय, अपने जो इंद्रियां हैं, जो चित्त है वो बाहर की तरफ ज्यादा दौड़ रही है, उसको अपनी तरफ वापस मोड़ना, यही योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध कहलाता है। अब अपन तीनों चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे ताकि ये परिभाषा योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध आराम से समझ में आ जाए। इसमें आपको पता चलेगा कि चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाता है। इसको 3 भागों में हम पढ़ेंगे। तो पहला अपना चित्त। चित्त शब्द की व्युत्पत्ति चित्त धातु से मानी गई है।
चित्त धातु से इसकी व्युत्पत्ति बताई गई है, जिसका अर्थ होता है चेतन या सचेतन होने से माना गया है। चेतन कॉन्शियसनेस, अगर कॉन्शियसनेस है तो उसी को ही चित्त की परिभाषा दी। चित्त का संबंध कॉन्शियसनेस से, जो आपका चित्त है वो चेतना के साथ में जुड़ा हुआ है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सी बार जो सवाल आते हैं चित्त क्या है, मन क्या है, प्राण क्या है, तो ये सब चीजें अलग अलग है। जो चित्त है उसका जो अटैचमेंट है वो कॉन्शियसनेस के साथ में, आपकी चेतना के साथ में, और चेतना का संबंध ज्ञान से। देखिए जो चित्त है ये किससे जुड़ा हुआ है? चेतना से। जो चित्त है वो चेतना से जुड़ा हुआ है, और जो चेतना है वो किससे जुड़ी हुई है? ज्ञान से। इसका संबंध ज्ञान से। चित्त में चेतन, अवचेतन और अचेतन तीनों तल सम्मिलित होते हैं। जो चित्त है इसके अंदर तीनों चीजें पाई जाती हैं। आखिरी कॉन्शियसनेस, देन अनकॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस। चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। और इन तीनों को अगर अपने को सरल शब्दों में समझना है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो बहुत कठिन है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि साइकोलॉजी बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। मुख्य जो चीजें हैं वो इसी के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। बाकी सिद्धांत है, बाकी थ्योरीज है, वो अलग बात है, लेकिन जो मुख्य जो चीज है वो इन तीनों के ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि जो साइकोलॉजी है उसका संबंध किससे? मेंटली से, ठीक है। तो सबसे पहले है कॉन्शियसनेस। इसको कैसे समझे? कॉन्शियसनेस चेतन होता क्या है? जो मन के तीन प्रकार है, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। तो चेतन मन क्या है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखिए जो चेतन मन होता है उसको अगर सरल शब्दों में उदाहरण स्वरूप अगर आप समझे तो वो है आपका केवल और केवल वह चीज जिसमें आप परजेंटली जो कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं अभी अपना नाम लिख रहा हूं, ठीक है, आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ रहे हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं। तो जितना कार्य जागृत अवस्था में होता है आपकी खुली आंखों के सामने होता है, जिसको आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष सुन पा रहे हैं, वही आपकी क्या है? कॉन्शियसनेस। देन नेक्स्ट आता है आपका अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के अंदर हिंदी में इसको कहते हैं अचेतन। अचेतन से सीधा तात्पर्य है जिसमें चेतना नहीं, वो कहलाता है आपका अचेतन। अब इसको अपन उदाहरण स्वरूप समझते हैं कि जो अचेतन मन की अवस्था है वो उस समय होती है जब व्यक्ति निद्रा की अवस्था में होता है। और दूसरी जो स्थिति होती है कि प्रेजेंट वो है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठा है बट वो फिजिकली बैठा है, मेंटली कहीं और है, उसके जो विचार है वो कहीं और चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अचेतन मन है। और डेफिनेटली जो चेतन मन है उससे हट करके उसकी ठीक विपरीत अचेतन मन है। तो ये तो अपने हो गए कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। नेक्स्ट आता है अपना सबकॉन्शियस, थर्ड नंबर। सबकॉन्शियस को हिंदी में कहते हैं अवचेतन मन। अब देखिए आपका ये सवाल हो सकता है कि सर कॉन्शियसनेस समझ में आ गई, अनकॉन्शियसनेस समझ में आ गई, लेकिन ये सबकॉन्शियस कौन सी चीज है? ये इन दोनों का संगम है। मैं मेरे शब्दों में बता रहा हूं
ये इन दोनों का संगम है। कैसे कि कॉन्शियसली आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है, जो आपने चीजें सीखी है, जो चीज आपने लर्न की है, वही आपका सबकॉन्शियस है। तो इसका कनेक्शन इससे हो गया। अब इसका अनकॉन्शियस का कनेक्शन सबकॉन्शियस से कैसे, ये आपको कि आप उदाहरण देके चलिए कि मान लीजिए आज आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो आप उनको प्रणाम करते हो, ठीक है, उनके साथ कोई अच्छा बिहेव करते हो, अभिवादन करते हो। तो जब आप अभिवादन कर रहे हो तो क्या वो चीज आपने उसी समय लर्न की? नहीं, वो शायद आपके माता पिता ने आपको बचपन में सिखाई है, और जब आपने सीखी तो किससे जुड़ा हुआ था वो? कॉन्शियसनेस के साथ। आपकी जो चेतना थी उसने, मैंने अभी आपको बताया कि चेतना का संबंध किससे है? ज्ञान से। चित्त का संबंध चेतना से। तो जो आपकी कॉन्शियसनेस थी उस टाइम, जो आपको संस्कार मिले, जो आपको व्यवहार सिखाया गया, वो कॉन्शियसनेस के अंदर आपने सीखा। अब वो उस टाइम की कॉन्शियसनेस अब कैसे काम आएगी? वो सबकॉन्शियस के थ्रू काम आएगी। आपने उस टाइम सीख ली, लेकिन आज व्यवहार करने की बात आती है तो तुरंत वो चीज वहां से इसमें क्लिक कर। तो ठीक है, सबकॉन्शियसली ये आपका चेतन मन के साथ में जुड़ा होता है, लेकिन फर्क केवल इतना होता है कि जो कॉन्शियसली आपने जो चीज लर्न की, वो सबकॉन्शियस के अंदर जाकर के स्टोर रहती है, और वो जीवन पर्यंत बाहर नहीं निकलता। जो चीज आपने ग्रहण कर ली अच्छे से, जिसका लर्न कर लिया है आपने, वो आप जिंदगी भर सबकॉन्शियस माइंड से बाहर नहीं निकाल सकते। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने बाइक चलाना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना सीखा, आप जिंदगी में कभी भूल सकते हो? शायद नहीं। आपने बचपन में घर वालों ने आपको खाना खिलाना, खाना खाना सिखाया, क्या वो आप 50 साल की उम्र के बाद में भूल सकते हैं? नहीं। क्या आपने जब एंड्रॉइड मोबाइल चलाना सीखा था, तो आज आप 10 साल नहीं चलेंगे, क्या आप भूल जाएंगे टाइम? नहीं। क्या आपने कैमरा ऑपरेट करना सीखा था, तो आज अगर 10 साल बाद आपको कैमरा वापस हाथ में दिया जाए तो क्या आप सीख सकते हैं, वापस बोल सकते हैं उस चीज को? नहीं। क्योंकि जब आपने उसको सीखा था, उस टाइम आपका जो माइंड काम कर रहा था, जो आपकी चेतना कॉन्शियसनेस के अंदर आपने उसको लर्न किया था, और जो कॉन्शियसनेस में आपने अच्छे से लर्न किया, वो किसमें जाकर स्टोर हो गए? होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस का सबकॉन्शियस के अंदर रिलेशन हो गया। अब इसको कोरिलेट करते हैं अनकॉन्शियस के साथ। अनकॉन्शियस का मतलब आप बिल्कुल निद्रा की स्थिति में, निद्रा की स्थिति ये नहीं कि आंख बंद हो वही निद्रा की स्थिति नहीं, निद्रा की स्थिति वह भी हो सकती है जब आपकी आंखें खुली हो, लेकिन आपके आसपास क्या हो रहा है आपको उसका कोई भी ध्यान नहीं रहता। तो इसको अपन जोड़ते हैं, जो रात को नींद आती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि ट्यूशन करते हैं, सर मुझे रात को सपना आता है, और ऑब्वियसली आता है सबको, आपको भी आता है, हमें भी आता है, और लोगों को भी आता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि सपना जिस प्रकार का है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपने वैसा कार्य किया होगा, या आपका मानसिक जो चिंतन है वो ऐसा रहा है पीछे, या कॉन्शियसली आपने उस चीज को कहीं ग्रहण किया। जब तक आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं होगा, कॉन्शियसली आपने ग्रहण नहीं किया, वो सबकॉन्शियसली कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो जब आपको सपने आते हैं, उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। जब आपको पीछे की जो चीज 2+2 सेकंड क्लास में हमने सीखा था, लेकिन आज अगर बात 2+2 कितने होते हैं,
इक्वल टू 4, क्योंकि वो जब हमने सीखा था वो कॉन्शियस माइंड था, लेकिन आज हम उस चीज को थोड़ी सीख रहे हैं। वो केवल और केवल सब जो सबकॉन्शियस माइंड की जो विचार है, जो बात है, वो वहां से निकल करके सीधा क्लिक कर रही है और वापस उसको कहां लेकर के आ रही है, कॉन्शियस। ये इसका साइकिल चलता है। अब बात आती है सबसे पहले अपने ये जो सपने वाली ड्रीम्स, कि सर जो सपने आते हैं भूत प्रेत के सपने होते हैं। कोई कहता है मुझे बहुत अच्छा सपना है, कोई कहता है कि प्लेन में घूम रहा था, कोई कहता है मेरा एक्सीडेंट हो गया, कोई कहता है मैं हम वहां घूमने के लिए गए थे। ऐसे सपने सबको आते हैं, ठीक है। बट वो सपने जुड़े हुए किससे होते हैं, वो सपने आने का कारण क्या है, मूल चीज को पहचानना। देखिए अगर आपको सपने आते हैं कि आप एक फ्लाइट के अंदर बैठे हैं और अच्छे से भ्रमण कर रहे हैं, तो भले आप कभी पीछे फ्लाइट में बैठे हैं या नहीं बैठे, पहली बात तो अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सबकॉन्शियसली वो चीज क्लिक करेगी। अदरवाइज अगर आप नहीं भी बैठे, उसके पीछे जो फैक्ट काम करता है वो ये रहता है कि आप कभी न कभी फ्लाइट के अंदर बैठने का विचार आपके अंदर इतनी गहराई से बैठ गया है, विचार कि आप उसको नहीं निकाल पाए, और आप जब आपने वो विचार किया तो पूरी चेतना के साथ में उसको आप उसके साथ में जुड़ी हुई है, तो वो क्या होता है, वो विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में जमा होता है, और हमेशा ये विचार जो होते हैं सबकॉन्शियस माइंड टेढ़ रहते हैं। आपको एक डायग्राम बना के मैं बताना चाहूंगा कि सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और ये अनकॉन्शियस कैसे रहते हैं। ये एक आईएमपी स्थिति मान लीजिए, ठीक है। इसमें दो स्तर अपन लेते हैं, चलो इसके अंदर लेते हैं अपन इसका आधा भाग, क्योंकि अपने एक दिन का टाइम होता है 24 घंटे, ठीक है। तो 24 घंटे में से व्यक्ति अगर कॉन्शियस रहता है वो अपन ज्यादा से ज्यादा 12-13 घंटे, तो इसका थोड़ा आधा से कम भाग इसमें ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉन्शियस, चेतन। नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा आपका अचेतन, क्योंकि जो निद्रा की अवस्था होती है मोस्टली 6-7-8 घंटे की नींद लेते हैं। अब बचता है जो छोटा भाग बचता है वो होता है अवचेतन। तो इसको अगर जितनी आपको चीज पढ़ेगी, अगर ये नहीं समझ में तो आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जब तक आपकी जागृत अवस्था है ये आपका क्या रहता है, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। जब आप निद्रा की स्थिति में हैं वो आपका क्या रहेगा, अनकॉन्शियस माइंड। और जब आपके विचार उथल-पुथल होते हैं या जो आपने पीछे संस्कार ग्रहण किए हैं, जो भी आपके पास्ट लाइफ में आपने जो भी लर्न किया है वो किसमें स्टोर रहता है, अवचेतन मन में। अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने जो बात शुरू की थी चित्त से, चित्त का संबंध किससे है, चेतना से, कॉन्शियसनेस से, और कॉन्शियसनेस का संबंध किससे है, नॉलेज। और जो चेतना के 3 स्तर हैं, जो मन के 3 स्तर हैं, वो आपको बता दें, कॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो आइए अपन आगे चलते हैं। ये अपने चित्त की बात होगी। चित्त की 3 सोपान मानेंगे, वो है इंद्रिय चेतना, नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ चेतना, और थर्ड है आत्मनिष्ठ चेतना तथा शुद्ध चेतना। एक तो थी इंद्रिय चेतना जो आपकी सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड जो आपको ये कॉन्शियसनेस रहती है। जैसे आप सोए हुए रहते हो लेकिन आपको किसी चीज का भान नहीं रहता है, वो आपका अनकॉन्शियस। आप बैठे हो, ध्यान कहीं और है लेकिन आपको
सुगंध आ रही है, वो किसमें कहलाएगा? कॉन्शियस। तो नेक्स्ट है अपना वृत्ति। चित्त हो गया, अब है वृत्ति। वृत्ति क्या है? वृत्ति का अर्थ क्या होता है? गोलाकार, इसी को कहते हैं वृत्त। ठीक है, इतना समझे। नेक्स्ट, जिसका संबंध न लंबाई से है और न चौड़ाई से। इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, ना कोई चौड़ाई होती है। ये गोलाकार स्थिति। अब चाहे आप गोला इतना बड़ा बना दो, चाहे इतना छोटा बना दो, चाहे और हिसाब से बना सकते। इसका संबंध केवल और केवल गोलाई से है, अर्थात वृत्त की आकृति गोल होती है। जिस प्रकार, अब देखो उदाहरण से अगर इसको समझना चाहिए वृत्ति को, तो देखिए एक जो तालाब होता है, शांत तालाब होता है, जिसके अंदर पानी बिना किसी हलचल के रुका हुआ रहता है। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि शांत पानी के अंदर जैसे ही आप छोटा कंकड़ पत्थर डालेंगे तो उसके अंदर देखने को मिलेगी क्या, जो पानी की लकीरें वो धीरे 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 छोटी से शुरू होगी। जहां पत्थर गिरेगा, डूबेगा उसके अंदर, वहीं से वो लहरें निकलनी शुरू हो जाएगी और वो लहरें चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसको किनारा नहीं मिल जाता। फिर भी वो जैसे पहले लहर मिली वो किनारे तक पहुंच गई, लेकिन फिर भी लहरें वहां से जहां पत्थर डूबा था वहां से निकलती रहती है। तो इससे अपन वृत्ति को समझ सकते हैं। हमारे चित्त में वृत्तियां गोलाकार रूप में चलती रहती है। चित्त वृत्तियां विचार तरंगों के रूप में होती है। जो विचार है, वृत्तियां अगर हम अपने हिसाब से समझे तो वो है हमारे जो विचार, जो वृत्ति के हिसाब से चलती रहती है, जो निरंतर अपना प्रभाव चित्त पर डाल उसे चंचल बनाए रखती है। ये जो वृत्ति है, ये किसके ऊपर प्रभाव डालती है? ये चित्त के ऊपर प्रभाव डालती है और मन जो होता है उसको, उसकी स्थिति कैसी बना के रखती है? चंचल बना। व्यक्ति चाहकर भी उससे उभर नहीं पाता है। अगर कोशिश करे वो कि मैं इससे बाहर निकलूं, तो फिर कोई नया विचार आ जाएगा, फिर कोई दूसरा नया विचार आ जाएगा, तो वो उससे चाहकर भी उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता। जीवन भर ये वृत्तियां अनवरत रूप से चलायमान रहती है। पूरी लाइफ ये विचारों की जो वृत्तियां हैं, ये अपने चित्त को, ये अपने मन को चंचलता की स्थिति पैदा करती रहती है। इस अवस्था में चेतना की उच्च भूमियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत सत्य है कि आप जब वृत्तियों के फेरे में या कहीं विचारों की श्रृंखला में ज्यादा डूबे हुए रहते हो, तो आप जो कॉन्शियसनेस है उसकी जो सुपरलेटिव जो स्टेज है, जो उच्चतम सोपान है, वहां तक नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट है निरोध। चित्त हो गया, वृत्ति हो गया, और निरोध। निरोध शब्द की व्युत्पत्ति रुद्ध धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है कुंठित करना, रोकना, अवरुद्ध करना, बाधा उत्पन्न करना, विरोध करना। भले ही इन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, परंतु अभिप्राय एक ही है। कहने का तात्पर्य एक ही है। शब्दों के अर्थ आपको अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन इसका जो मूल स्वरूप है, अभिप्राय वो एक ही है। निरोध का सामान्य अर्थ है रोकना। जब तक वृत्तियां चंचल होगी तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। व्यक्ति जितनी जो चेन ऑफ थॉट्स होती है, विचारों की जो श्रृंखला होती है, उसके अंदर डूबा हुआ रहेगा, उसी में चलता रहेगा, तो व्यक्ति जो सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ इंटरव्यू है, वो नहीं कर सकता। समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः निरोध आवश्यक है। निरोध उन वृत्तियों को आवश्यक है, निरोध उन वृत्तियों का आवश्यक है जो योग से अयोग की तरफ लेके जाती है। कहने का तात्पर्य कि उन चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक करना आवश्यक है जो व्यक्ति को योग के मार्ग से अयोग के मार्ग पर लेके जाती है, गलत रास्ते पर लेके जाती है।
वृत्तियां मार्ग से विचलित करती है, बाधा उत्पन्न करती है, उसका उन चित्त वृत्तियों का निरोध करना। योग मार्ग के लिए वृत्तियों को रोका ही नहीं जाता, वरन उनकी दिशा को भी पालन किया जाता है। रोकना भी नहीं है, साथ में इसका डायरेक्शन भी है, वो भी चेंज करना होता है। इसलिए शायद सर्व वृत्ति निरोध की बात नहीं आती। यदि ऐसा होता तो फिर योग की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि योग मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए वृत्ति अथवा विचार तरंगे ही सहायक बनेगी। जो आपको योग के बारे में आगे बढ़ना है तो विचार की जो तरंगे हैं वो भी सहायक बनती है, लेकिन वो विचार तरंगे आपको आपके मन की चंचलता को आगे न बढ़ाएं और आपके कंट्रोल में रहे। दूसरा, आपको योग के मार्ग से विचलित न करके आपके योग की साधना में आपका सहायक सिद्ध हो, ऐसी वृत्तियों की कल्पना की गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना चित्त की वृत्तियां। ठीक है, चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी? पहले हमने जो पढ़ा था वो था योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, एक परिभाषा थी, उसको अपन ने 3 टुकड़ों में पढ़ा, चित्त, वृत्ति और थर्ड निरोध। अब अपन ने थोड़ी सी चर्चा करेंगे चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी और उनका स्वरूप कैसे है, और वही चित्त की प्रवृत्तियां अपने को नुकसान कैसे देती है, सेम जो चित्त वृत्ति है वो अपने को फायदा कैसे देती है। योग साधन एवं साध्य दोनों रूपों में मान्य है। योग है वो साधन और साध्य दोनों रूपों में एक साथ मान्य बताए गए। योग के साध्य की प्राप्ति हेतु वृत्तियों की शांति, उनका निरोध भी आवश्यक माना गया है, और यह तभी संभव है जब योग के साधन रूप को अपनाया जाए। जैसा कि पूर्व में बताया कि वृत्तियों का संबंध वृत्त से है, नहीं कि उसकी लंबाई चौड़ाई से, वरन गोलाई से इसका संबंध है। इसलिए चित्त वृत्तियों का स्वरूप भी गोल है। जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो चित्त के अंदर जो विचार हैं, जो मानसिक चंचलता को बढ़ावा देते हैं, उनकी विस्तृति कैसी बताई गई है? वृत्ताकार बताई गई है, गोल बताई गई है, जिन्हें समुद्र में उठने वाली लहरों के समान बनाया गया है। क्योंकि जो विचार होते हैं, जो हमारे चित्त के अंदर जो विचार होते हैं, वो समुद्र की जो लहरें होती है उससे भी बढ़कर के मानी गई है। क्यों कि समुद्र की, वैसे समुद्र कभी शांत नहीं रहता, लेकिन जो भी उसकी सामान्य स्थिति रहती है उसको विचलित कौन करती है? वो लहरें। वो किनारे से पानी को बार बार टकराने के लिए मजबूर करती है। वो समुद्र से समुद्र का जो पानी है वो लहरें बार बार समुद्र के किनारे की तरफ पानी को धकेलती है। वैसे ही हमारा जो चित्त की वृत्तियां हैं वो व्यक्ति की मानसिक चंचलता को बढ़ा करके योग के मार्ग से अयोग के मार्ग पर चलने को मजबूर करती है, उसके मार्ग से विचलित करती है। अब देखिए, इसमें चर्चा करते हैं कि महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों को 5 प्रकार से स्पष्ट किया है। जो महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने एक सूत्र के अंदर जो वृत्तियां हैं उसको बताया गया है। सूत्र ये है, वृत्ति पंचते क्लिष्ट अक्लिष्ट। कहने का तात्पर्य, जो वृत्तियां हैं वो 5 हैं, और वो पांचों जो वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट भी है, मतलब क्लेश देने वाले भी है, और क्लेश को हरने वाले भी, आपको फायदा देने वाले। तो जो वृत्तियां 5 है वह क्लिष्ट दुख कर और अक्लिष्ट सुख कर दोनों ही प्रकार की। क्लिष्ट वृत्तियां राग द्वेष आदि की हेतु होती है। जो क्लिष्ट, जो क्लेश देने वाली जो वृत्तियां हैं वो राग और द्वेष को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये तामसिक प्रधान प्रवृत्तियां होती है, तामसिक प्रधान प्रकृति की होती है। तथा अक्लिष्ट वृत्तियां राग द्वेष का नाश करने वाली होती है। जो सुख देने वाली जो वृत्तियां हैं वो राग द्वेष का नाश करती है, क्योंकि ये सत्व गुण प्रधान होती है। ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत बार एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि सत्व गुण प्रकृति वाली ये वृत्तियां कौन सी होती है और तामसिक गुण वाली वृत्तियां कौन सी होती है। तो जो अक्लिष्ट है वो है जो क्लेश को हरती है, वो तो हो जाएगी आपकी सात्विक, और जो क्लेश प्रदान करती है, जो क्लेश को बढ़ावा देती है, वो आपकी हो जाएगी तामसिक प्रवृत्ति।
अर्थात जिन वृत्तियों के साथ तमोगुण जुड़ा होता है वो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, और जिनके साथ सतोगुण जुड़ा होता है वे अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। जैसे किसी घृणित वस्तु को देखकर दुखद अनुभूति का होना क्लिष्ट वृत्ति है, और सुंदर पुष्प को देखकर सुखद अनुभूति का होना ही अक्लिष्ट वृत्ति। किसी चीज को देखकर दुखी हो जाना वो आपका क्लिष्ट वृत्ति का प्रमाण है, और किसी चीज को देख करके इतना खुश हो जाना जिससे आपका मन प्रसन्न रहे वो आपका अक्लिष्ट जो वृत्ति है उसका प्रमाण है। अतः मन की सहायता से इंद्रियों का अपने विषयों के साथ मिलकर जिस तरह की अनुभूति होती है तत्पश्चात वैसे ही वृत्ति बन जाती है। जो आप जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वैसी आपकी वृत्ति है वो बन जाती है। हम बहुत से लोगों से सुनते हैं, बहुत सी जगह पढ़ते हैं, कई जो विचार हैं वो भी आते हैं। लगभग में एक ही चीज सुनने को मिलती है कि जैसा आप कार्य करोगे वैसी ही आपकी प्रवृत्तियां बनेगी, और जैसी आपकी मानसिकता होगी वैसे ही उस कार्य का निष्पादन होगा। अगर आप अच्छी सोच रखोगे तो अच्छा कार्य देखने को मिलेगा, अच्छा कार्य कर पाओगे। अगर आपकी सोच गलत है, मानसिकता नीति गलत है, तो आप कहीं न कहीं नकारात्मक कार्य को बढ़ाओगे। तो आज हमने चर्चा की योग का स्वरूप, और जो योग चित्त वृत्ति निरोध है उसका पूरा का पूरा उसकी परिभाषा अलग अलग दो में हमने पढ़ा, और जो चित्त वृत्तियां हैं क्लिष्ट अक्लिष्ट तो 5 प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ा। कल हम चर्चा करेंगे वृत्तियों की प्रकार, जो वृत्तियां कितने प्रकार की है और कौन से उसके नाम है, उसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।